आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। देखिए, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आप जब इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप बोर्ड के एग्ज़ाम में आसानी से 5 से लेकर के 6 मार्क्स मुट्ठी में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से समझते हैं और इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं, बस 2 कॉन्सेप्ट दिमाग में रखते हुए। अभी मैं वो 2 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाऊंगा और आप उसे अच्छे से समझ लेना और हर प्रॉब्लम में उसे अप्लाई करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर कहते किसे हैं, समांतर श्रेणी आखिर कहते किसे हैं। अरे भाई, पहले इसे तो समझोगे कि अर्थमेटिक श्रेणी कहते किसे हैं। अब जान ही नहीं रहे हैं कि किसे अर्थमेटिक श्रेणी कहेंगे। अरे भाई, बहुत कुछ पैटर्न है, बहुत कुछ लोग हैं। हाँ, असली लोग को जब आप पहचानेंगे ही नहीं तो कैसे उसे जज करेंगे, कैसे उसे समझेंगे। हाँ, आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझेंगे ही नहीं, किसे कहते किसे हैं भाई, किस फॉर्म में होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप उसे जानेंगे ही नहीं तो कैसे आप उस पर क्वेश्चंस बनाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, पहले उसे समझते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, अगर मैं लिखूं 2, ठीक है, लिख दूं 4, लिख दूं 6, लिख दूं 8, लिख दूं 10, दिल थाम के बैठिए। आप बस एक कॉन्सेप्ट को समझिए, सारे प्रॉब्लम्स आपके लपेटे में आ जाएगा। ओके, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। चलिए ध्यान से सुनिए। देखिए, 2, 4, 6, 8, 10। आप 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह की संख्या से क्या पहले से आप वाकिफ़ नहीं हैं? क्या इस तरह की संख्या को आप पहले नहीं देखा है? देखा है। फ़र्क क्या है कि ये सारी संख्या कोमा दे करके कोमा से अलग है और ये बढ़ रहा है ना। डिफरेंस यही है ना जी। चलिए एक और लेते हैं इसी तरह के नंबर्स को। नंबर 2, 1 लेता हूँ मैं पहले, उसके बाद 7 लेता हूँ, उसके बाद 2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ, उसके बाद मैं 5 लेता हूँ, उसके बाद मैं 2 लेता हूँ। ठीक है, इस दोनों को पहले समझते हैं। देखिए, ये तो संख्याओं का समूह है। मैं तो देख रहा हूँ कि संख्या है और इस संख्या को कोमा दे करके लिखा गया है। कोई भी देख के बता देगा। तो क्या इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह दोगे? नहीं भाई, देखेंगे कि भाई कोमा दे के जो संख्या को लिखा गया है भाई किस बेसिस पे लिखा गया है, इसे ये किस बेसिस पर लिखा गया है। कोई तो रूल होगी कि 4 को कैसे लिख दिया, पहले 2 लिखा था फिर 4 को लिख दिया, फिर 4 के बाद 6 आ गई। तो कुछ रूल्स हैं जिस रूल्स को सारे नंबर्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, इस टर्म को जनरली पहला पद कहा जाता है। इसे पहला पद को तो ऐसे लिख सकते हैं। अब रही बात कि दूसरे पद को कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि 2 में 2 जोड़ दिया गया होगा, तभी तो 4 मिला। 4 में फिर 2 जोड़ दिया गया होगा, तब 6 प्राप्त हो गया। 6 में फिर 2 जोड़ दिया होगा, 8 में 2 जोड़ दिया होगा, 10 में 2 जोड़ दिया होगा। इस तरह के पैटर्न अगर होता है तब हम कहते हैं कि ये जो कोमा देकर के जो संख्या को लिखा गया है ना, ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी जब फिक्स टर्म को जोड़ते हैं और उसके बाद वाले टर्म को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से संख्याओं को सजाया गया है, ठीक है, या लिखा गया है, तब हम कहते हैं इसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। चलिए इसे देखते हैं। 1 में मैं अगर 6 जोड़ दूं तो मेरे को 7 प्राप्त हो जाएगी ना। अब 7 में मैं क्या करूंगा भाई, 7 में मेरे को 4 कितने
5 माइनस करने होंगे, तो ये मेरे को 2 मिलेंगी। फिर 2 में मैं फिर 1 जोड़ दूँगा। अरे भाई कोई पैटर्न को ये फॉलो नहीं कर रहा है, इट मीन्स ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी पैटर्न को ही फॉलो नहीं कर रहा है ये, ठीक है। अब चलिए देखिए, और ये बहुत समझ एक बात को समझिए, हमने पहले लिखा था 2 4, हमने लिखा था 6, फिर लिखा था हमने 8, फिर लिखा था 10 और फिर लिखा था 12। अब ज़रा देखिए कि 4 में मैंने 2 माइनस कर दिया। देखिए ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, ठीक है। ये देखिए दूसरा पद है ना, ये पहला, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पाँचवा, छठा। तो मैंने क्या किया, इस दूसरे पद में से पहले पद को माइनस किया तो मेरे को 2 मिला। फिर मैं 6 में से मैंने 4 को माइनस किया तो मेरे को 2 मिला। फिर मैंने क्या किया कि 8 में से मैंने 6 माइनस कर दिया, फिर मेरे को 2 मिला। फिर मैंने क्या किया, 10 में से मैंने 8 माइनस कर दिया, मेरे को फिर 2 मिला। फिर मैंने 12 में से मैंने 10 माइनस कर दिया, फिर मेरे को 2 मिला। अब ज़रा देखो कि कॉन्जुगेटिव मतलब सेकंड को पहले, थर्ड को सेकंड, मतलब कॉन्जुगेटिव पदों का अंतर मेरे को एकदम सेम टू सेम मिल रहा है। जब ऐसा होना कि कॉन्जुगेटिव कर्मागत पदों का अंतर सेम टू सेम मिले तो दिल खोल के बोल देना कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है। क्लियर? इज इट क्लियर? अगर क्लियर है तो बच्चों ये बताओ कि क्या ये समांतर श्रेणी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या ये समांतर श्रेणी में है? तुम बोलोगे हाँ ये समांतर श्रेणी में है। क्यों है? क्योंकि सेकेंड टर्म में मैं फर्स्ट टर्म को माइनस कर देता हूँ, मुझे 1 मिला। फिर 3 में मैंने 2 माइनस कर दिए, फिर मेरे को 1 मिला। 4 यानी कि कौन फिफ्थ टर्म, ये टर्म में मैं इस टर्म को माइनस कर दिया तो फिर मेरे को कितना मिल गया? फिर मेरे को मिल गया 1। फिर मैंने 6 में मैंने 5 को माइनस कर दिया, फिर मेरे को मिल गया 1। यहाँ भी देखिए कॉन्जुगेटिव टर्म क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 क्रमागत पदों का अंतर अगर बराबर हो तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी में होती हैं, राइट। और समांतर श्रेणी में 2 क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस को कहते हैं डी, 2 क्रमागत, ठीक है। ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 2 क्रमागत पदों के अंतर, ठीक है। क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं? अंतर को ही हम डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सर्व अंतर कहते हैं। और इसके प्रथम पद को, ठीक है जी, प्रथम पद को क्या कहते हैं? प्रथम पद को कहते हैं फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला पद को ए और पदों के अंतर को डी। अगर हम इस बात को समझ गए ए और डी को, तो अब हम लिख सकते हैं इसके सामान्य रूप को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म्स को अब हम आसानी से लिख सकते हैं। अगर किसी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म ए है, समांतर श्रेणी का पहला टर्म ए है, तो दूसरी टर्म क्या होगी मेरे भाई? तो दूसरी टर्म होगी कि कॉमन डिफरेंस को पहले पद में जोड़ दो, हमें मिल जाएंगी दूसरी टर्म। यानी फर्स्ट टर्म में जस्ट हमने क्या किया? कॉमन डिफरेंस को जोड़ दिया, मेरे को मिल गए क्या? सेकंड टर्म। ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई दूसरी पद। अब तीसरी पद निकालने के लिए क्या करेंगे? ज़रा दिमाग लगाइए। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, सेकंड टर्म में बस डी जोड़ देना, बस तीसरा पद तुम्हें प्राप्त हो जाएगी।
हमने सेकंड टर्म में डी जोड़ दिया तो मेरे को मिल गया a+2d। ये हो गई थर्ड टर्म। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म को कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसमें फिर डी जोड़ दो तो a+3d, ये हो गई कितनी? फोर्थ टर्म। अरे मेरे भाई मैं लिख रहा हूँ 4 और यहाँ आ रहा है 3, इस पर भी ध्यान रखना। यहाँ पर देखो ना, मैं लिखा हूँ दूसरा पद, यहाँ लिख रहा हूँ 1, यहाँ लिख रहा हूँ तीसरा और यहाँ लिख रहा हूँ 2, यहाँ लिख रहा हूँ चौथा तो यहाँ लिख रहा हूँ 3। अरे मेरे भाई अगर मैं पचमा लिखूँ तो बताओ ना क्या होगा? तो लिखोगे ए होगा और यहाँ जब 4 था तो 3, तो 5 होगा तो 4 है ना होगा। इसी तरह से मैं कहूँ छठा को लिखो तो क्या कहोगे? a+, जब यहाँ 5 है तो 4, यहाँ 6 है तो ये 5 है ना होगा, 5d। इसी तरह से बढ़ते 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 कितना बढ़ोगे? nth टर्म को लिखना है हमें, nth टर्म को। तो nth टर्म कितनी हो जाएगी तब? a तो होगी ही, प्लस इसमें एक कम कर दो ना, तो n में एक घटा दो, d। ये हो गई तुम्हारी nth टर्म की फॉर्मूला। नहीं समझे? अच्छा ये बताओ फिफ्थ टर्म में क्या होता था जी? फिफ्थ टर्म को कैसे लिखते थे? a तो लिखते थे और 5 है तो ये कम कर देते थे ना, 4d। तो वही तो आ रहा है, देखो n के जगह पर क्या लिखोगे? 5, 5 - 1 4d। तो ये जनरल फार्मूला हो गई ना। कौन सी फार्मूला हो गई? जनरल फार्मूला। नहीं समझ में आई तो मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। देखो तुम खुद बोलोगे अभी। किसी एपी का फर्स्ट टर्म a है, ठीक है, किसी एपी का फर्स्ट टर्म a है, ठीक है, सेकेंड टर्म हो गई a+d, ये भी ठीक है। थर्ड टर्म के लिए फर्स्ट टर्म में d जोड़ दो, a+2d, ये भी ठीक है। फोर्थ टर्म के लिए इसमें d जोड़ दो, a+3d, ये भी ठीक है। फिफ्थ के लिए क्या करो? इसमें फिर d जोड़ दो, 4d, ये भी ठीक है, कॉमा। सिक्स के लिए क्या करो? a+ इसमें d जोड़ दो, 5d, ये भी ठीक है। 7 के लिए a+6d, ये भी ठीक है। 7 के लिए ये होगी। 8 के लिए तो तुम बोलोगे a+, ये हो जाएगी एक कम, 7d। तो ये भाई किस तरह से लिखेंगे? अब इसकी कोई जनरल टर्म तो होनी चाहिए ना, एक जनरल टर्म जिसमें कि ये सब कुछ नहीं हो। तो कहेंगे कि सर nth टर्म बताइए इसका, nth। ये अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इस तरह से nth टर्म कितनी होगी? तो ये देखिए, अगर सेकंड है तो एक कम, 3 है तो एक कम, 4 है तो एक कम, 5 है तो एक कम, 6 है तो एक कम, 7 है तो एक कम, 8 है तो एक कम, तो n है तो एक कम, यानी a+n-d। यही हो गई nth टर्म। ठीक है, ओके। चलिए हमने nth टर्म को प्राप्त कर लिया है, राइट। हमारे पास nth टर्म की फॉर्मूला क्या है? हमारे पास nth टर्म की फॉर्मूला है a+n-1 × d, यही है ना। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। ये रसगुल्ला थोड़ा ना है, इसको अब हम खाएंगे, इसको अप्लाई करेंगे। यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। स्टार्ट। अब एक आपको क्वेश्चन देते हैं, आप सॉल्व करेंगे, राइट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5, 7, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 9, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 11। तो मैं पूछूंगा भाई इसका nth टर्म बताओ, तो आप कहोगे सर फर्स्ट टर्म कितनी है? हम बोलेंगे कि सर इसका 100वां टर्म बताओ जी। 100वां टर्म क्या होगा? 100 टर्म बताओ। अब इसी फॉर्मूला में रखोगे, n की जगह क्या रखोगे? 100, यानी कि 100 टर्म पूछा है तो 100, इसलिए तो फॉर्मूला आया है ये। 100 टर्म लिखोगे थोड़ा ना, अब इसी फॉर्मूला को यूज कर देना है जस्ट।
3 5 7 9 11 अप टू। अब बताइए कि इसका 100 टर्म का मान कितना होगा। 100 टर्म की वैल्यू, या 100 टर्म, या 100, या फर्स्ट सेकेंड 3 4 5, 100वां टर्म पर कौन वैल्यू रखा है उसी की वैल्यू निकालनी है, 100 टर्म की वैल्यू। अरे भाई फर्स्ट टर्म तो पता है 3, n बराबर कितना 100, तो 100 में 1 माइनस कर दो। और कॉमन डिफरेंस कितनी है, क्योंकि हमने सर्वांतर भी निकाला था, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस निकल जाएगी। तो 3 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 2, इसको जोड़ोगे तो 9 9 2 18 का 8 हासिल 1, दूसरे कलर से मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। 9 2 18 का 8 हासिल 1, 9 18 और 1 19, ठीक है। और प्लस 3 कर दो, इसको जोड़ दो, 8 3 11 हासिल 1, 9 2 9 हासिल 1, ये करे 201। कितनी वैल्यू हो जाएगी 100वां टर्म होगी 201, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस nth टर्म के फॉर्मूला से इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा और उसमें सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा एक एक करके, ठीक है।